Hello students, we started this chapter Journey to the End of the Earth, third chapter of Vistas. हमने विस्टास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था. वी हैव ऑलरेडी डन हाफ चैप्टर. हम पहले ही हाफ चैप्टर कर चुके हैं, 2 लेक्चर में ले चुकी हूँ. एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद द थर्ड लेक्चर. अब मैं थर्ड लेक्चर स्टार्ट करूँगी बेटा. बट बिफोर दिस आई विल टेल यू व्हाट वी रेड आउट इन द प्रीवियस 2 वीडियोज. हमने 2 वीडियोज में पहले क्या पढ़ा है, पहले वो मैं आपको सारा बताऊंगी. देन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. देयर विल बी अ कनेक्टिविटी. वहाँ पे एक थोड़ी कनेक्टिविटी बन जाएगी स्टोरी के साथ कि हमने लास्ट पॉइंट कहाँ पे छोड़ा था और आगे अब हम भाई कहाँ किस तरफ जाएंगे. ठीक है, तो थोड़ी कनेक्टिविटी के लिए हम पहले रिकॉल करेंगे हमने क्या किया है, फिर हम रीडिंग पे जाएंगे. आई होप आर यू रेडी. चलिए स्टार्ट करते हैं. The name of the chapter is Journey to the End of the Earth and the writer of this chapter is Tisane Doshi. This chapter is divided in 5 parts. ये आपका जो है वो 5 parts में divided है. और वहाँ पे जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा. सॉरी, दिस वन इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. 5 पार्ट मैंने आपको स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम बताया था. दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट, जो भी ह्यूमन इम्पैक्ट का ही पार्ट है. ठीक है, दिस इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. इन द फर्स्ट पार्ट बट वी रेड आउट, हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा. यहाँ पे 2 ही पैराग्राफ है बेटा फर्स्ट पार्ट के अंदर. इट इज डिवाइडेड इन 2 पैराग्राफ. ठीक है, इन फर्स्ट पैराग्राफ देयर इज अ डिस्क्रिप्शन. शी स्टार्टेड हर जर्नी. टिसाने डोशी स्टार्टेड हर जर्नी इन एकेडमिक सोकोलस्की. ठीक है, उसने एकेडमिक सोकोलस्की, दिस इज द नेम ऑफ रशियन शिप. ठीक है, ये किसका नाम है, एक रशियन शिप का नाम है एकेडमिक सोकोलस्की. इसमें अपनी जर्नी स्टार्ट की. ये नाम किसका है, रशियन वैशल उसने वर्ड क्या यूज किया है, एक रशियन शिप का नाम है. एंड शी बिफोर रीचिंग अंटार्कटिका शी कवर्ड 9 टाइम जोन्स. उन्होंने 9 टाइम जोन्स को कवर किया, 6 चेक पॉइंट्स को कवर किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को कवर किया और मैंने इकोस्फीयर्स को कवर किया. देन शी रीच्ड अंटार्कटिका. फिर इस तरह से वो अंटार्कटिका पहुंच गई. ये फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है बेटा. ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकंड पैराग्राफ. कि सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड पार्ट नहीं सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में व्हाट शी डिस्क्राइब्ड आफ्टर रीचिंग देयर शी फेल्ट रिलीफ. वहां पे पहुंचने के बाद वो बहुत रिलीफ फील करते बिकॉज दैट वाज वेरी टायरसम जर्नी इन टू कवरिंग दी. शी ट्रैवल्ड नियर अबाउट 100 आवर्स. ये सारी चीजें कवर करने में उसे लगभग जो है वो 100 घंटे कंटिन्यू जर्नी करनी पड़ी थी. सो शी फेल्ट रिलीफ आफ्टर रीचिंग ऑन अंटार्कटिका. अंटार्कटिका पे पहुंचने के बाद कैसा फील करती हैं, रिलीफ फील करती हैं. चलिए, बट डिसाइड दैट शी वाज सरप्राइज्ड आफ्टर रीचिंग देयर. वहां पे पहुंचने के बाद सरप्राइज फील करती हैं आफ्टर थिंकिंग दैट, इमेजिन करते हुए, हिस्ट्री को इमेजिन करते हुए कि वाज देयर अ टाइम व्हेन इंडिया वाज द पार्ट ऑफ अंटार्कटिका. कि ये एक ऐसा टाइम भी था जब इंडिया किसका पार्ट था, अंटार्कटिका का पार्ट था. ठीक है, तो इस बात पे वो सरप्राइज फील करती है. ऐसा बोल के उसने हमें हिस्ट्री के पास ले गई है वो. ठीक है, उसने थोड़ा सा सिग्नल दे दिया कि अब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. आया फिर बेटा सेकंड पार्ट. इसके बाद हमने स्टार्ट किया सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में को पढ़ाने से पहले मैंने आपको जो है वो पेंजिया वाला जो बताया था, इसको जरूर आप पूरा देख लेना. इसके 2 डिवीजन हुए, मैंने सारा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है सेकंड लेक्चर में. अगर ये समझ नहीं आया तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा. ठीक है, उसने कहा भी पेंजिया के डिवीजन हुए, ये बना लोरेशिया और यहाँ पे बना गोंडवाना. ठीक है, गोंडवाना जो है उसके फिर उसमें से 4 कॉन्टिनेंट निकले, इसमें से जो है वो 3 कॉन्टिनेंट निकले. 4 और 3 7 कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका गोंडवाना का पार्ट था. ठीक है, अंटार्कटिका किसका पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था. गोंडवाना के सेंटर में था, ये साउथ की तरफ मूव कर गया और उसका कुछ पार्ट जो है वो ऊपर मूव कर गया जो कि एशिया में जाके एडजस्ट हो गया. ठीक है, तो अंटार्कटिका का कुछ पार्ट, मतलब ये पार्ट जो नीचे चला गया वो अंटार्कटिका बन गया, जो ऊपर गया वो इंडिया और अफ्रीका जो है वो बन गया इंडिया, जो कि एशिया के नीचे एडजस्ट हो गया, और अफ्रीका जो कि अलग कॉन्टिनेंट बन गया. ठीक है, इस तरह से एडजस्ट हुआ. अभी मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया, वहां पे मैंने सारा डिटेल में बताया है. चलिए, ये समझ आया तो आगे आपको सारा समझ आया. अब सेकंड पार्ट में वो क्या बताती है वो अब बताऊंगी. वो कहती है 650 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 650 साल पहले. ठीक है, गोंडवाना लैंड था. कौन सा कॉन्टिनेंट था बेटा, गोंडवाना लैंड. और गोंडवाना लैंड एक सुपर कॉन्टिनेंट था. ठीक है, बहुत 4 कॉन्टिनेंट का जो था वो उसके अंदर मर्ज हो रखे थे, एक मिक्सचर था उनका. देन लेटर देयर वाज द एट दैट टाइम व्हेन गोंडवाना एग्जिस्टेड 650 मिलियन ईयर्स अगो, देन इट वाज डिफरेंट. ये बिल्कुल डिफरेंट था. क्या डिफरेंट था, ह्यूमन बीइंग वहां पे नहीं थे. ठीक है, और क्लाइमेट थी वो भी बहुत ज्यादा क्या थी, वार्म थी. और क्या डिफरेंट था, वहां पे जो फ्लोरा और फौना है वो वहां पे क्या थे, बहुत ज्यादा थे. एनिमल्स और प्लांट्स ये बहुत ज्यादा थे. ठीक है, तो ये डिफरेंट था उस टाइम पे. धीरे धीरे वहां पे ये फ्लरिश करता गया, थ्राइव्ड करता गया. आपके उसमें थ्राइव्ड वर्ड है,
फ्लरिश्ड करते करते और ये फिर आज वाला प्रेजेंट वाला ग्लोब जो है वो बन गया। ठीक है, धीरे धीरे इसके टुकड़े होते चले गए और प्रेजेंट वाला ग्लोब बन गया। ये उसने बताया सेकंड पार्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पार्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में उसने बताया इफ यू आर गोइंग ऑन अंटार्कटिका इट मींस यू आर गोइंग इन योर हिस्ट्री। ठीक है, आप अपने पास्ट में जा रहे हैं, आप अपने इतिहास में जा रहे हैं। ठीक है, और फिर सेकंड सेज दैट व्हेन यू विल गो देयर बट यू विल रियलाइज, आपको वहां पे कॉर्डेलियन फोल्ड के बारे में पता चलेगा, वहां पे आपको कैम्बारियन जो ग्रेनाइट शील्ड के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद आपको ओजोन और कार्बन का इफेक्ट के बारे में पता चलेगा कि कार्बन और ओजोन और कार्बन हाउ दे आर अफेक्टिंग द अर्थ, ये अर्थ को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं ये रियलाइज होगा। ठीक है, यू विल रियलाइज हाउ अंटार्कटिका बिकेम अ फ्रीज्ड, जो है कॉन्टिनेंट कैसे बन गया, ये पूरी तरह से फ्रीज्ड कैसे हुआ, मींस आप फ्रीज से मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि भी बिल्कुल आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट कैसे बना, पूरा ये आइस से कैसे कवर हुआ, हाउ इट्स क्लाइमेट बिकेम इट्स क्लाइमेट बिकेम वेरी कोल्ड, इसकी क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल कोल्ड कैसे बन गई उसके बारे में पता चलेगा। एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका डायरेक्ट पैसेज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द क्लाइमेट ऑफ ए अंटार्कटिका। ठीक है, इन सब के कारण जो है आज प्रेजेंट वाला अंटार्कटिका जो है उसकी फॉर्मेशन हुई और जो इसका क्लाइमेट है वो कैसी बन गई, बिल्कुल कोल्ड बन गई। यू विल रियलाइज ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू विल रीच ऑन अंटार्कटिका, ये सब चीजें कब रियलाइज होंगी, जब आप अंटार्कटिका पे जाओगे। आज हम आगे रीडिंग करेंगे बेटा। ठीक है, ये पहले वाले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप ये थर्ड वाला पार्ट बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, नाउ लिसन। देखो बेटा, अब हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। फोन अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, भाई सन की पूजा करने वाले मेरे जैसे साउथ इंडियन के लिए। अब मेरे जैसा साउथ इंडियन कौन, वो अपने लिए यूज़ कर रही है, कौन, ये टिशानी डोशी। ठीक है, तो माई सेल्फ रेफर टू टिशानी डोशी। टिशानी सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन बिकॉज शी बिलोंग टू मद्रास, कहाँ से बिलोंग करती है, मद्रास से। तो भाई मेरे जैसे साउथ इंडिया में रहने वाले जो जहाँ पे कि सन की पूजा, वहाँ पे जो सूरज की पूजा होती है, ऐसे इंडियन के लिए टू वीक इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। ठीक है, मेरे लिए एक बिल्कुल दिमाग चिलिंग वेरी कोल्ड प्रोस्पेक्ट थिंकिंग, बिल्कुल ऐसी मीन्स दैट नम माई माइंड, मेरे माइंड को बिल्कुल नंब कर दे, इस तरह की जो है वो थिंकिंग थी कि मैं एक ऐसे प्लेस पे वहाँ पे कई हफ्ते स्पेंड करूँ जहाँ पे कि 90% क्या है, आइस, 90% अर्थ की आइस जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। सो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर मी, मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था, बड़ा स्ट्रेंज था। यू नो इन साउथ द क्लाइमेट इज़ वेरी मॉडरेट, पता ही है, तो वहाँ पे एकदम से जो ठंडे इलाके में और ऐसी जो है वो कोल्ड में, ठीक है, वेयर टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन इन माइनस, ठीक है, जो हमेशा माइनस में रहता है। तो वो कहते हैं मेरे लिए बड़ा चिलिंग प्रोस्पेक्ट था। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, ये नहीं कि मेरे जो बॉडी है उसके मेटाबॉलिक फंक्शन दोज विल बी अफेक्टेड, नो दिस इज नॉट द, आपको पता होगा केमिस्ट्री पढ़ते होगे ना, सारी बातें पता है आपको, मेटाबॉलिक फंक्शन और ये, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि मेटाबॉलिक फंक्शंस और ये जो हैं सिर्फ यही इफेक्ट होंगे, नो, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, इट आल्सो इफेक्ट माई इमेजिनेशन, मेरी जो थिंकिंग, वो सोचने की शक्ति है वो भी इफेक्ट हो रही है। आई कांट इमेजिन सच टाइप ऑफ एनवायरमेंट दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इस तरह का एनवायरमेंट भी कभी अर्थ पे होगा। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, ये ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल पे चल रही हूँ। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्क्स, जहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग का कोई नामो निशान नहीं है। नो ट्रीज, कोई वो वहाँ पे ट्रीज नहीं है। बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड्स होते बेटा साइन बोर्ड, जहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। ये तो उसके जैसा था कि मैं एक पिंग पोंग पे चल रही हूँ जहाँ पे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग का मार्क नहीं है, नामो निशान नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। यू लॉस ऑल अर्दली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, आप यहाँ पे सारे जो हैं वो पर्सपेक्टिव को आप कह सकते हैं थिंकिंग, ठीक है। अर्थ के रिगार्डिंग आपकी जितनी भी थिंकिंग है, जितने भी थॉट्स हैं, ठीक है, और दोज विल बी लॉस्ट हियर, वो वहाँ पे जो है वो खत्म हो जाएंगे। मतलब यू डिडंट इमेजिन सच टाइप ऑफ थिंग्स विच यू विल गेट देयर, आप इस तरह की बातें आपने सोची भी नहीं होंगी जो आपको वहाँ पे मिलेंगी, तो वो सारी आपकी धारणा खत्म हो जाएगी। और अर्थ के रिगार्डिंग दूसरी धारणा ये भी, जो डोमिनेशन वाली जो थिंकिंग है ना ह्यूमन बीइंग की, कि दिस अर्थ बिलोंग टू अस ओनली, कि अर्थ सिर्फ हमारी है, तो ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द, देखो ये बात आपने सुनी भी होगी कि सुनी क्या, अभी आपको वैसे भी ऑब्जर्वलाइज होना चाहिए कि अर्थ जो है वो कितने सारे क्रिएचर हैं यहाँ पे। Who told you human being having only hold on this earth? All the creatures are having the same equal right to control
टू लिव ऑन दिस अर्थ, सारे जितने भी क्रिएचर हैं सबको वहाँ पे राइट है कि वो इस अर्थ पे सर्वाइव करें एंड यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दिस अर्थ, अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें, ठीक है। बट ह्यूमन बीइंग इज द सुप्रीम पावर, यू कैन से दैट्स वाई इट्स यूजिंग अ लॉट देन अदर क्रिएचर की बजाय ये ज़्यादा इसके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। तो वो सारी धारणाएं आपकी चेंज हो जाएंगी। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, जो आपकी बड़ी बड़ी विजुअल स्केल ऑफ रेंजेस, जो माउंटेन सीन आपको दिखाई देंगे वो, और वहाँ पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ वहाँ पे मिलेगी आपकी, ठीक है। वहाँ पे जो आपका सोचने का तरीका है छोटे से छोटी चीज़ के लिए और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए। मीजीज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स, मीजीज होता है बेटा मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स, यू कैन से दैट, ठीक है, कि वहाँ पे छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेके मच्छर से लेके माइट्स बोलते हैं पार्टिकल्स को, बड़े बड़े पार्टिकल्स तक, ब्लू व्हेल्स तक। एंड आइसबर्ग एज बिग एज कंट्रीज, और बड़े बड़े आइसबर्ग जो कि कंट्रीज जितनी बड़े साइज़ के हैं। और जो सबसे बड़ा उसने बताया द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ था कि सबसे बड़ा आइसबर्ग कौन सा कितने साइज़ का था, बेल्जियम जितने साइज़ का था, ठीक है। तो मतलब वो कह रहा है कि वहाँ जाने के बाद आप छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में रियलाइज़ करेंगे, बड़े बड़े आइसबर्ग वहाँ पे देखेंगे जिनका साइज़ एक कंट्री के जितना बड़ा है। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरल 24 आवर अस्ट्रल समर लाइट एंड यूबिक्यूअस साइलेंस अनइंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल अवलैंच एंड कार्विंग आई शीट एंड कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, ठीक है। डेज गो ऑन एंड ऑन, दिन जो है वो कंटिन्यू चलते रहे इन शॉरल 24 आवर्स, शॉरल होता है अनयूजुअल, ठीक है। शॉरल का मतलब अनयूजुअल, स्ट्रेंज, और बड़ा स्ट्रेंज सा जो 24 घंटे की कंटिन्यूस, ऑस्ट्रल का मतलब क्या होता है बेटा कॉन्टिन्यूस, ठीक है, लगातार, लिख लेना मीनिंग। समर लाइट, यहाँ पे ये नहीं कि वहाँ पे गर्मी थी बेटा, समर लाइट उसने इसलिए कहा है क्योंकि समर में जो लाइट होती है सूरज की रोशनी होती है वो ज़्यादा तेज़ पड़ती है, तो वहाँ पे ऐसे ही सूरज की रोशनी थी, बहुत तेज़ थी, दैट्स वाई 24 आवर, बिकॉज आपको पता है कभी पोलर पे क्या होता है 24 आवर डेज और 24 आवर्स, सॉरी 6 मंथ्स ऑफ डेज एंड 6 मंथ्स ऑफ ए नाइट्स, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। तो मे बी दे वेंट देयर एट द टाइम ऑफ ए डे, तो वो कह रहे कि 24 घंटे लगातार दिन ही दिन समर जैसी लाइट जो है कंटिन्यूस लाइट, और दैट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, जो कि मेरे लिए बड़ी क्या थी, स्ट्रेंज थी, वो चीज़ मैंने देखी। यूबिक्यूअस साइलेंस, यूबिक्यूअस वेरी होली, ठीक है, सेक्रेड, बड़ी जो है वो पवित्र सी शांति वहाँ पे थी। भाई टेम्पल में भी तो यही होता है, चर्च में जाओ, टेम्पल में जाओ, एक अजीब तरीके साइलेंस होती है, ठीक है। तो ऐसी साइलेंस वहाँ पे थी। अनइंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल अवलेंच, ऐसी साइलेंस जो कि भाई कभी कभी जो है जो अवलेंच होता था, अवलेंच आइस स्टॉर्म, बर्फीला तूफान, तभी वहाँ पे जो है वो आवाज़ें आती थी। और कार्विंग आई शीट, कार्विंग का मतलब होता है बेटा मेल्टिंग, जब वहाँ पे आई शीट पिघलती थी तभी आवाज़ होती थी, मतलब ये आवाज़ें बताएं कि कब कब होती थी। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, और इस जो प्लेस को क्या करती थी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो होली बनाती थी और बहुत ज़्यादा जो है वो पवित्र बनाती थी, ठीक है। कॉन्सिक्रेट्स क्या आता है, होली। वो क्या कह रहा है, डेज गो ऑन एंड ऑन इन सॉरल 24, वो कह रही है कि भाई दिन जो लगातार 24 घंटे की जो लाइट थी वो बड़ी अनयूजुअल थी, और बिसाइड दैट इट वॉज द सीन वॉज वेरी होली, बड़ा जो है वो होली साइलेंस वहाँ पे थी, बड़ी पवित्र शांति थी वहाँ पे। और कभी कभी वो शांति इंटरप्ट हो जाती थी, या तो अवलैंच आता था तब हो जाती थी, या फिर जब आइस शीट मेल्ट होती थी, जब वहाँ पे बर्फ़ पिघलती थी तब जो आवाज़ होती थी, तो वहाँ पे भाई जो वो होली साइलेंस थी वो थोड़ी डिस्टर्ब होती थी। अदरवाइज दीज थिंग्स, दिस एरिया वॉज जस्ट लाइक अ होली प्लेस, ये सारी चीज़ें उससे क्या करती थी, एक होली प्लेस जो है वो और फ्रेम करने में हेल्प करती थी। It's an immersion that will force you to place yourself in the context to the earth geological history. It is an immersion. Immersion होता है बेटा इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट होगी जो आपको फोर्स करेगी अपने आप को जो है वो अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम में के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को सेट करने में। क्या आप अपने आप को फिक्स करके सेट करके देखेंगे कि अर्थ की बायोलॉजिकल सिस्टम में, बायोलॉजिकल हिस्ट्री में हम कहाँ फिट हो रहे हैं, हम कहाँ से शुरू हुए, ठीक है, कि अदर क्रिएचर जो है वो अर्थ पे कब आए और हमने हमारा एग्जिस्टेंस कब हुआ। तो हम उस जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अपने आप को जो है वो प्लेस करके देखेंगे, सेट करके देखेंगे, वहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व करके देखेंगे उसमें। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्रेस इज़ नॉट गुड,
प्रोग्नोसिस है, इट्स साइन। और ह्यूमन बीइंग के लिए अगर बात करें तो साइन जो आज फ्यूचर के प्रेजेंट के जो साइन है वो फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं हैं, कि आज प्रेजेंट में जो अर्थ की सिचुएशन है, सो इट्स अपीयरिंग दैट ह्यूमन बीइंग विल नॉट एबल टू सर्वाइव मोर ऑन दिस अर्थ, और ज़्यादा यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ही हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत सारी क्या करनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सिर्फ यही दो बातें बताई कि भाई मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज थिंग थी ऐसे प्लेस पे जाना, ऐसा लग रहा था मैं एक बड़ी सी बॉल पे चल रही हूँ, और जहाँ पे कि कोई ह्यूमन बीइंग का मार्क नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, और सारे जो हैं वो उसके अर्थ के रिगार्डिंग और जो पर्सपेक्टिव हैं आपके, वो सारे वहाँ जाने के बाद जो है वो चेंज हो जाएंगे। आप वहाँ पे एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को जो है अपने माइंड में इमेजिन करके देखेंगे, रियलाइज़ करके देखेंगे। मच्छर से लेके और बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं उनको, ब्लू व्हेल्स तक, और बड़े बड़े आइसबर्ग हैं वो वहाँ पे देख पाएंगे। और वहाँ पे एक ये भी चीज़ थी कि भी कंटिन्यू जो लाइट थी वो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी। देयर वाज नो नाइट, कोई रात नहीं थी वहाँ पे, और एक अजीब तरह की साइलेंस थी वहाँ पे जो कभी कभी अनइंटरप्ट होती थी, कभी जब एवलेंच आ जाता तभी, या फिर भाई मेल्टिंग होती आइस शीट की तभी वो जो थी उस प्लेस का जो कॉन्सिक्रेशन उसको डिस्टर्ब करती थी। अदरवाइज द प्लेस इज़ वेरी कॉन्सिक्रेट, बड़ा पवित्र प्लेस है वो। और वहाँ पे जाओगे तो आप अपने आप को रियलाइज़ करोगे, अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर अपने आप को सेट करके देखोगे, और आगे भी हिस्ट्री के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी हिस्ट्री में भी अर्थ ह्यूमन बीइंग के साइन अच्छे नहीं है। मतलब वो क्या कर रहा है, अभी स्टार्टिंग में ह्यूमन बीइंग आया, दैट्स डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट, उसी ने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया। ठीक है, और किसी ने जो है वो अर्थ के जो सिस्टम था उसे डिस्टर्ब नहीं किया। तो ह्यूमन बीइंग का पास्ट में भी जो है वो सिचुएशन अच्छी नहीं थी और फ्यूचर में भी अच्छी नहीं है। अब देखिए ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या हुआ। अब वो कहते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर। ह्यूमन सिविलाइजेशन को आए हुए कितने, पाल्ट्री अ लिटिल बिट, थोड़े से ही तो साल हुए हैं, 12,000 12,000 साल। बेयरली अ फ्यू सेकंड्स ऑन जियोलॉजिकल क्लॉक, अर्थ की जो क्लॉक देखें कि भी अर्थ कब एग्जिस्ट किया था, अर्थ ने, अर्थ की फॉर्मेशन जब हुई थी तब से और अब में तो ये 12,000 तो बहुत कम, कई हजार करोड़ साल पहले अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, और ह्यूमन बीइंग को तो आए हुए सिर्फ 12,000 साल हुए हैं। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इस छोटे से टाइम पीरियड में ही वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ऑफ रकश, हमने इतनी सारी रकश यहाँ पे क्रिएट कर दी, रकश डिस्टर्बेंस। ठीक है, एचिंग अवर डोमिनेंस, एचिंग शोइंग, अपना डोमिनेंस दिखाने लगे नेचर पे, विद आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज़ और मेगा सिटीज़ की, यहाँ पे हमारे गांव, शहर और ये मेगा सिटीज़ बन गए, तो इनसे हम अपना डोमिनेंस दिखाने लगे। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। जो कंटिन्यू ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसने हमें ऐसी सिचुएशन पे छोड़ दिया है कि हम थोड़े से रिसोर्सेज के लिए दूसरी स्पीसीज के साथ क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बैटलिंग कर रहे हैं, बैटल कर रहे हैं। एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और अनमिटिगेटेड दैट यू कैन से कंप्लीटेड, जो वहाँ पे कंप्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, जो कंटिन्यू वहाँ पे फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, वो वहाँ पे क्या करेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट क्रिएट कर देंगे हमारे ऊपर। सो विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिससे पता है कि वो ब्लैंकेट जो क्रिएट हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, तो उससे हमारा भाई होगा तो स्लोली लेकिन श्योरली एक जो ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये बताया कि ह्यूमन बीइंग कैसे डिस्टर्ब कर रहा है एनवायरनमेंट को। आए हुए 12,000 साल हुए हैं, 12,000 साल में ही अपना डोमिनेंस दिखाने लगा कि नेचर पे अपना, कि भाई प्रकृति हमारी है, प्रकृति के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने लगा। पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज को जो है, रिसोर्सेज के लिए लड़ाई कर रहा है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे मेरा अधिकार है, यहाँ पे मेरा अधिकार है, और इतने सारे फॉसिल फ्यूल बन कर करके, और वहाँ पे क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट क्रिएट कर दिया एनवायरनमेंट में, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बन गई है। तो सारा नेगेटिव इफेक्ट बता रखा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे जो है वो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। बेटा ये मीनिंग लिख लेना, रकश का मीनिंग है डिस्टर्बेंस, अ लॉट ऑफ नॉइज, यू कैन से दैट, वो भी कह सकते हैं आप। एचिंग का मतलब है बेटा शोइंग। ठीक है, अनमिटिगेटेड का मतलब होता है कंप्लीट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, उसके बाद आगे अन लगा दिया तो होता है कंप्लीट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और ये पाल्ट्री रह गया था, पाल्ट्री का मीनिंग होता है अ लिटल, थोड़ा बहुत है। ठीक है, स्मॉल, यू कैन से दैट। तो ये वहाँ पे मीनिंग थे, यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन हमने की है बेटा। थैंक यू सो मच एंड स्टे हेल्दी।